नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। यात्रा मार्ग पर अब रहेगी तीसरी आंख की पैनी नजर। चारधाम यात्रा को लेकर लगाए गए 624 सीसीटीवी। हर वक्त होगी चारधाम यात्रा मार्ग की निगरानी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामों पर लगाए गए हैं 57 सीसीटीवी कैमरे। और ऐसे में अब यातायात व्यवस्थाओं पर भी बारीकी से नजरें रहेंगी पुलिस की। और चारधाम यात्रा मार्गों पर 624 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर वक्त मॉनिटरिंग चारधाम यात्रा मार्गों की होगी। और ऐसे में पुलिस के तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। और ऐसे में चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस, राज्य सरकार और तमाम प्रशासनिक अमला तैयार नजर आ रहा है। तो हर वक्त अब चारधाम मार्ग पर निगरानी रहेगी, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही चारधाम यात्रा रूट मार्ग पर? हाँ देखिए विशाल, जिस तरह चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और कल चारधाम यात्रा का आगाज भी हो जाएगा, ऐसे में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में यात्रा मार्ग पर जो है तीसरी आंख से निगरानी की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से देखा जाए कि तमाम जो धाम है और इसके साथ साथ मार्ग है, उस पर जो है 624 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और धामों पर 57 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर वक्त जो है चारधाम मार्ग की जो है निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ अगर देखिए कैमरों की अगर हम बात करें तो देहरादून में 107, हरिद्वार में 85, टिहरी गढ़वाल में 102, पौड़ी गढ़वाल में 44 और रुद्रप्रयाग में 115, चमोली में 79 और उत्तरकाशी में 35 जो है कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही धामों पर लगे कैमरों की अगर संख्या की बात करें तो केदारनाथ धाम में 5, बद्रीनाथ में 16, गंगोत्री में 24 और यमुनोत्री धाम में जो है 12 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है पुलिस बल भी जो है तैनात किया गया है ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रह सके और आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनकी जो यात्रा है वो सुगम रहे और आसानी से वो अपनी यात्रा और दर्शन कर पाए। जी, ऐसे में क्या माने योगेश, किस तरह की तैयारियां अभी हाल फिलहाल में ऐसे देखने को भी मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि बड़ी संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसे में देखा जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 21 लाख से अधिक संख्या पहुंच चुकी है और वहीं ऑफलाइन की बात की जाए तो जो है 16,000 से अधिक ऑफलाइन की संख्या भी हो चुकी है, क्योंकि कल से शुरुआत हो गई थी। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देखिए लगातार जो है तीर्थ यात्री आज से आना शुरू कर देंगे और लगातार जो है तीर्थ यात्रियों की अब संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कल से यमुनोत्री, गंगोत्री के धाम जो है पूजा अर्चना के बाद खुल जाएंगे। उसके बाद लोगों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हो जाएगा और लगातार लोग जो है धामों पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है दर्शन करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो क्योंकि पुलिस व्यवस्था की बात हो, इसके अतिरिक्त जो है अगर देखा जाए तो पुलिस बाहर से जो है पुलिस मंगाई गई है। इसके लिए पीएस जो अर्धसैनिक बल की कंपनी है उनको के लिए भी केंद्र सरकार को लिखा गया है। तो निश्चित तौर पर इस बार तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया था, तो उसी के चलते जो है तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है और ऐसे में आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आसानी से वो दर्शन कर सकें। इसके लिए जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो भी निगरानी करे हुए हैं। जी, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना। हरिद्वार के मायादेवी मंदिर में गूंजे जयकारे। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से आए हैं भक्त और हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल भी नजर आ रहा है। 30 अप्रैल से विधिवत शुरू हो रही है चारधाम की यात्रा। मायादेवी के प्रांगण से निकली है आस्था की पहली रथ यात्रा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था भी रवाना हो गया है। और इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। जहां में अब देखने को मिल रहा है कि हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल नजर आ रहा है। और 30 अप्रैल से विधिवत चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज से जत्था रवाना भी हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर माया देवी के प्रांगण से आस्था की पहली रथ यात्रा निकली है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह का माहौल देखने में नजर आ रहा है? पहला जत्था भी रवाना हो गया चारधाम यात्रा के लिए। बिल्कुल, देखिए विशाल, आज चारधाम यात्रा का जो पहला जत्था था वो
यात्रा के लिए हरिद्वार से रवाना किया गया है। हालांकि माया देवी मंदिर से इस जत्थे को रवाना किया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। सबसे पहले तमाम जो यात्री होते हैं वो किसी भी धाम की यात्रा करने के लिए उनको हरिद्वार आना होता है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही यहाँ से किसी भी धाम की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। और आज यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए पहला जो जत्था था वो यहाँ पे आज रवाना कर दिया गया। और यहाँ पे तमाम जो तैयारियां थी चारधाम यात्रा की उसको कई दिन पहले से ही पूरा कर दिया गया था। लगातार जो जिला अधिकारी एसएसपी प्रद्युम्न सिंह डोभाल है उनके नेतृत्व में यहाँ पे तमाम जो टीमें थी वो चारधाम यात्रा को दुरुस्त करने के लिए और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यात्रियों को ना हो उसको लेकर यहाँ पे लगातार बैठक भी की जा रही थी। और लगातार भी हम देखें कि यहाँ पे जो यात्री थे वो हरिद्वार पहुंचे और आज उनका पहला जत्था भी यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जी मनोज, जैसे में तैयारियों की बात की जाए, किस तरह की तैयारियां हैं? रजिस्ट्रेशन किस तरह से करा रहे हैं यात्री पहुंच करके, क्योंकि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, तो किस तरह, क्या भीड़ भाड़ तो नहीं लग रही है रास्तों में? बिल्कुल, देखिए एक दिन पहले से यहाँ पे जो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन थे वो ऑफलाइन होने शुरू हो गए थे। कल यहाँ पे 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए थे। यहाँ पे हमने देखा कि जो ऋषिकुल मैदान है वहाँ पे 20 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 18 जो काउंटर रजिस्ट्रेशन के वो महिला और पुरुषों के लिए आरक्षित रखे गए। जबकि यहाँ पे 2 काउंटर ऐसे बनाए गए हैं जो विदेशी नागरिक होंगे, विदेशी यात्री होंगे और यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक होंगे और साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग होंगे उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार यहाँ पे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ पे जो काउंटर से उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे तमाम जो व्यवस्थाएं थी, जल पानी और अन्य जो पंखे की व्यवस्था थी वो यहाँ पे प्रशासन ने पहले ही कर दी गई थी। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी गोज लॉली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली रसना और छोटे बच्चों के लिए ड्रिंक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा मार दिया। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेयजल और पेय पदार्थ भी प्राप्त हुए। पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलिथीन और हानिकारक केमिकल भी बरामद किया गया। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक भी पाया गया है। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो अवैध तरीके से उत्पादन और पैकिंग का सिलसिला भी जारी था। एसडीएम राहुल शाह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और फैक्ट्री संचालकों के दस्तावेज और सत्यापन की जांच भी कराई जा रही है। प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गरज अली में एक अवैध रूप से जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है जिसमें एक जूस फ्रूटी जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है और छोटे छोटे पाउच हैं, आप लोग देख सकते हैं, बनाया जा रहा है। जब इसको चेक किया गया तो कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि आरओ वाटर, और जबकि इनके द्वारा एक सिंपल जो पानी की सप्लाई होती है उसमें यूज़ किया जा रहा है। केमिकल मिलाया जा रहा है जिसको सर्च करके जब देखा गया तो प्रथम दृष्टया वो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इसमें खाद्य विभाग की टीम के माध्यम से इसको जो चालानी कार्रवाई है, जो एफआईआर है या जो सील करने की कार्रवाई है, सभी को यहाँ पर किया जा रहा है। मैम, संचालन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पर उनका सत्यापन भी नहीं हुआ है, तो जो किराएदार, जो मकान मालिक है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की तो जाए? देखिए, जिसमें जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है या जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो सब यहाँ पर मौके पर भी की जाएगी। ठीक है। गौरा जाली के पास लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जूस के और आइसक्रीम के पाउच बना के बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। मौके पे जांच में इसकी पुष्टि हुई है और कई प्रकार के फ्लेवर के ये बना रहे हैं जिसमें आपके ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, जो फूड ग्रेड के नहीं है। और तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और जो अवैध रूप से एक घर के अंदर संचालित हो रहा है, जिसमें कि बिजली का कनेक्शन भी घरेलू है, पानी का कनेक्शन भी घरेलू है। इसके अलावा जो जूस में इनके द्वारा पानी उपयोग में लाया जा रहा है वो पानी भी आपका कोई लैब टेस्टेड नहीं है, कोई फिल्टर्ड वाटर यूज नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे करीब 400 से 500 परिवारों को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से इस मामले में 5 मई तक एक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कर इन्हें विपरीत करने की अपनी बात रखी है, लेकिन यूपी सरकार ने इन्हें विस्थापित करने से इनकार कर दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कालागढ़ की अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, वहीं इन्हें विस्थापित करें। इस पर कोर्ट ने समिति से कहा है कि अगर आप अपनी याचिका यूपी की हाई कोर्ट में दायर भी करें। आज चीफ साहब के कोर्ट में जो मामला लगा हुआ था, लास्ट ऑर्डर के मुताबिक आज जो है कोर्ट पे जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी और सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया से बात करके जो है कालागढ़ के जो ये मुद्दा है उस पर रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के प्लान को आप कोर्ट के सामने बताएं। लेकिन जो स्टैंडिंग काउंसिल थे स्टेट ऑफ उत्तराखंड के, उन्होंने ये कहा है कि भाई कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी से बात हुई है, उन्होंने ये कहा जी कि हम उनको रिहेबिलिट नहीं कर सकते, उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए मना कर दिया है। इस बात को देखकर जो है कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देते हैं और फिर हमको ये कहा कि जी कि ये मामला यूपी का, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, जिसको मैंने स्ट्रांगली अपोज करा और ये कहा कि भाई कि ये यूपी का मामला नहीं है, ये उत्तराखंड का मामला है। कुछ लैंड हो सकता है वो यूपी में पड़ रही है, लेकिन जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो जो है उत्तराखंड का है। तो एक बार कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम इसको डिस्पोज ऑफ करके ले आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड को जो ये एफिडेविट फाइल करे कि भाई कि जो ये सोसाइटी के मेंबर हैं वो कहाँ पर हैं, वो यूपी में है या उत्तराखंड में है। जो यूपी में होंगे वो इलाहाबाद में जाएंगे, जो उत्तराखंड में है वो इस न्यायालय में रहेंगे। तो इसी चीज़ को देख के जो है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है एफिडेविट फाइल करेगा विथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड गूगल के तौर पर कि जो ये सोसाइटी जो कालागढ़ है जहाँ पर ये सोसाइटी के लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर है, और उसके हिसाब से फिर आगे की खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी गज लाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली रसना और छोटे बच्चों के लिए बनाने वाली ड्रिंक वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलिथीन और हानिकारक केमिकल भी बरामद किया गया है। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स के इस्तेमाल से होने वाला केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक भी पाया गया है। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये छापेमारी की गई और क्या कुछ इसमें बरामद भी हुआ है? देखिए, बताना चाहूँ, ये जो हल्द्वानी में लगातार जो अवैध रूप से जो पेयजल पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक हो या चाउमीन हो, इस पे लगातार प्रशासन सख्त होते यहाँ दिखाई दे रही है। जिसके चलते यहाँ पे जो प्रशासन ने देर रात जो जूस की यहाँ पे फैक्ट्री थी, इसमें यहाँ पे छापेमारी की है। छापेमारी के अंदर जो केमिकल मिलाकर जो नकली जूस यहाँ पर बनाकर बेचा जा रहा था, इस पे प्रशासन सख्त हुआ। और जो ये रामपुर के रहने वाले हैं जो ये फैक्ट्री चला रहे थे, संचालित कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्री को जो आवासीय कॉलोनी में घर में बना रहे थे, जिसके साथ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जो फैक्ट्री मालिक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की और जो मकान मालिक है उसके ऊपर भी चलानी कार्रवाई की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से प्रशासन जो है नकली फैक्ट्रियां जो जिस प्रकार से केमिकल जो नकली यूज बना रहे हैं कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त होता दिखाई दे रहा है। जी लेकिन पंकज, क्या माना जाए, आखिर किस तरह की कड़ी कार्रवाई भी है और इससे आसपास के माहौल में भी किस तरह का वातावरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार पिछले 7 दिनों के अंदर एसडीएम और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने जो छापेमारी करती है, बड़ी 3 फैक्ट्रियां, एक कोल्ड ड्रिंक की, एक जूस की और एक चाउमीन की सॉस की जो सॉस है टमाटो सॉस, उसकी फैक्ट्री को पकड़ा और जो अवैध रूप से चलाई जा रही थी। और सबसे बड़े ये जीवन के साथ खिलवाड़ करी, जिसके बाद जो है हल्द्वानी शहर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो जूस हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉस हो, पूरी हल्द्वानी में सप्लाई की है और लोगों उसका सेवन भी करते हैं। अब लोगों की सेहत के साथ क्या हो रहा है, लेकिन प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल नगर पालिका के सभासद धरने पर बैठे हैं। नगर पालिका के भवन में सभासदों ने एकजुट होकर पालिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभासद मनोज जागाती ने आरोप लगाया है कि पालिका द्वारा नगर में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण और कूड़ेदानों की सफाई के लिए निविदा की जा चुकी है। उसके बावजूद कार्यदायी संस्था ना ही घरों से कूड़ा उठा रही है, ना ही क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था कर रही है, जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा है कि कूड़ा को ना उठाने से कूड़ा सड़कों, नालियों और जंगलों में फेंका जा रहा है।
पूर्व में नगर पालिका सभासदों द्वारा एक प्रस्ताव भी दिया गया था और जांच विषय के लिए बोला गया था रेलिंग को लेके, उसको लेके भी हमारा ये धरना है। दूसरा जो हमारा आज मुख्य धरना कारण है कि पूर्व में 1 महीने पहले एक टेंडर हुआ है घरों से कूड़ा उठने का, जिसे डोर टू डोर के नाम से कहा गया है। डोर टू डोर कूड़ा उठने का जो टेंडर हुआ था, वर्तमान में उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। किसी भी बहुत मुश्किल से कूड़ा उठ रहा है, 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में ऐसे जो है वार्डों से कूड़ा उठ रहा है, जिससे जनता जो है सभासदों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और क्या बोलते हैं बोर्ड को इस समय उनके लिए बहुत आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करिए, क्योंकि वजह यह है कि गर्मियों का दिन है, कूड़ा आदमी कितनी देर अपने घर में रखेगा और जो क्षेत्र की जनता है वो कूड़े को नाली और जंगलों में फेंक रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। वर्तमान में हमने कई बार यहाँ के अधिशासी अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, मौखिक भी और रिटर्न के रूप में भी। उनके द्वारा कोई उचित कदम उठाया नहीं जा रहा है और जो वर्तमान में सरकार की तरफ से कई अधिकारी यहाँ भेजे गए हैं, कर्मचारी भेजे गए हैं और वो भी हमें कहीं पर जमीनी स्तर में काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी भी वार्ड में जो है युद्ध स्तर में काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो हमें यहाँ नगर पालिका के अंदर ही बैठे हुए दिख रहे हैं। उनका फीडबैक 0 है, जिसके कारण जो है घरों में कूड़ा नहीं उठ रहा। और अगर आज हमारी बातों को अगर इन्होंने नजरअंदाज करा तो ये जो होगा नगर पालिका के लिए काला दिवस के रूप में होगा और हम जो है फिर से पूर्व की भांति जो है यहाँ पर टेंट लगा के आमरण अनशन कर 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें भारी भीड़ दिख रही है। यात्रा की शुरुआत से पहले एक तरफ जहां सीएम धामी लगातार बैठकें कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इन सब के बीच राजनीति भी चरम पर है। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। 30 अप्रैल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। यात्रा के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन ऑफलाइन पंजीकरण भी अब जारी है। सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी जिलों में 50 से अधिक रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए हैं। श्रद्धालु इन जगहों से यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरिद्वार में बने सेंटर पर तीर्थयात्रियों की भीड़ दिख रही है। की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं। हरिद्वार के अधिकारियों ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा जारी है। हमने पर्यटकों के लिए 20 काउंटर बनाए हैं, जिनमें दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए अलग अलग काउंटर शामिल हैं। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। साथ ही अगर किसी को भी कोई बीमारी है तो उसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी देनी होगी। स्कूल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाया है। 20 काउंटरों में 3 काउंटर हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। बाकी हमने इस बार एक व्यवस्था की गई है धर्मशालाओं के लिए। यदि किसी धर्मशाला में 25 से ज़्यादा पर्यटक रहते हैं तो उनको जो है ऑन कॉल हमारी मोबाइल टीम जाकर के वहीं पर पंजीकरण कर देगी। इसके पीछे हमारा जो मकसद है 2 चीज़ें हैं कि एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक का दबाव जो रोड पे रहता है वो नहीं रहेगा और पंजीकरण काउंटर पे जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा उसको रिलीज करने की कोशिश की गई। जोरदार मीन्स के कभी किया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ, तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है। देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है। जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और हमको चारधाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज्यादा है। यात्रा की शुरुआत को लेकर सोमवार की सुबह उठते ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें चारधाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा, हम सभी के स्वागत के लिए तैयार। जिलाधिकारियों के साथ बैठक में सीएम धामी ने कैची धाम वार्षिक उत्सव की तैयारियों को लेकर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रा को लेकर धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुप्तकाशी में स्टे करेगी और उसके बाद परसों फाटा में और फिर गौरीकुंड में, और 1 मई को बाबा केदार की डोली श्री केदार धाम में पहुंच जाएगी और 2 मई को प्रातःकालीन 6 बजे बाबा केदार के कपाट विधिवत पूजा पर अर्चना के साथ खुलेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले साल अगर मैं पूरे 4 धाम की बात करूँ तो लगभग 48 लाख आए, लेकिन इस बार जो अनुमान है लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है श्रद्धालुओं के दर्शन करेंगे। और हमारी केटीसी की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी, हमारे गेस्ट हाउस में और प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन का इसमें पूरा सहयोग है। सारे लोग मुस्तैदी से काम करें और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन श्रद्धालुओं को इस बार होंगे। बाबा केदार की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। पौराणिक परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली चल विग्रह डोली ने ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दिया है। 1 मई की साय को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 2 मई की सुबह शुक्रवार को प्रातः 7 बजे वृष लगन में केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के दर्शन खोल दी जाएगी। हमारे जो 4 धाम की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलेगी। देश विदेश का जो तीर्थाटन है वो माँ गंगा पे, माँ यमुना पे, बाबा केदार पे, बाबा बद्रीनाथ पे बहुत बड़ी श्रद्धा रखता है। और ये यात्रा पहले से काफ़ी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। 50% से ज़्यादा होटल पहले से बुक है और यहाँ पे शांतिप्रिय इलाका है। लोग जो है इस जो है धार्मिक स्थल पर आते हैं। इधर केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। यमुनोत्री धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस साल दर्शन के लिए जिला प्रशासन की ओर से टोकन व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही यात्रियों के दर्शन के लिए 1 वे सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें प्रवेश के लिए 100 और निकासी के लिए 150 मीटर लंबा मार्ग बनाया गया है। यात्रा की शुरुआत से पहले सरकार सुविधाओं को लेकर दावा करती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यात्रा की शुरुआत में ही कई तरीके के सवाल उठ गए। देखिए, कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले ये यात्रा के मध्य में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूँ इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खोल रहे हैं, उसमें रहेंगे और 2 तारीख केदारनाथ की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री जी का वहाँ रहना होगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमने कुछ सुझाव दिए हैं इनको। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हमने कहा एक्चुअल बेसिस पर इसको रीचेक करो, कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष जिस तरीके से 4 धाम यात्रा खंडित हो गई थी उस तरीके से मतलब हल्की पड़ गई थी, बाद में वो स्थितियां ना आए। और दूसरा हमने कहा सड़कें जहां पिछली बार समस्याएं आई थी उनको ठीक करो। अब कितना ठीक किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गंगोत्री की लाइन में गया था, वहाँ मैंने वो पॉइंट आउट भी किए। मैंने कहा ये प्लेसेस थे जिनमें पिछली बार जो है प्रॉब्लम पैदा हुई थी, यातायात बाधित हुआ था, तो इनको ठीक करो करके। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जो आंकड़ा भी दिखा रहा है। पिछले साल ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 48 लाख के करीब तीर्थयात्री 4 धाम में शामिल हुए थे।
इस बार यात्रियों में उत्साह ऐसा लगता है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो पुराने साल रिकॉर्ड टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।